हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर एंड ज्योग्राफी का जो पोर्शन है फाइनल लैप में वो कवर करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो दो जगह दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स वाला भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा वहां पे भी दिया हुआ है और थोड़ा सा एग्रीकल्चर स्पेशल से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है वो हमारा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के चार कंपोनेंट होते हैं: बीज अमृत, जीव अमृत, अच्छा दाना, वापसा। बीज अमृत इडाल्स, इसमें क्या होता है, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। जीवा अमृतम के अंदर कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, ना ही पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अच्छा दाना क्या होते हैं, मल्चिंग होती है, जो लेयरिंग होती है सॉइल के ऊपर, मल्चिंग। देन जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग में वर्मिंग कंपोस्टिंग नहीं की जाती है। देयर इज नो वर्मी कंपोस्टिंग। याद रखना है कि देयर इज नो वर्मी कंपोस्टिंग। बेनिफिट क्या है जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की? कम कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट, लेस वाटर यूज, लेस इलेक्ट्रिसिटी, लोअर मीथेन इमिशन। ठीक है, तो बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। चार कंपोनेंट: सीड ट्रीटमेंट और बीज अमृतम, जीवामृतम, नो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं होता है, अच्छा दाना मल्चिंग होती है, वापसा सोयल मॉइस्चर। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इट इज ए प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के सर्टिफिकेशन के लिए है। इसके अंदर एक्रीडिटेड, यानी कि जो गवर्नमेंट से एक्रीडिटेड सर्टिफाइड बॉडीज होगी, वो क्या है, सर्टिफाई करेगी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है या नहीं, वास्तव में ऑर्गेनिक है या नहीं। ठीक है, तो इसको, ये जो स्कीम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है अपेडा के द्वारा। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। तो वो स्कीम को क्या है, इंप्लीमेंट कर रही है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा। वो थर्ड पार्टी क्या होगी? एक्रीडेटेड होगी। ठीक है, विद दिस बॉडी अपेडा। ठीक है, एंड ये जो सर्टिफाइड होगा वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, यूरोपियन कमीशन है, स्विट्जरलैंड के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मसाले वाली न्यूज के कारण। इथाइलिन, हमने देखा है कि इथाइलिन ऑक्साइड है वो पाया गया है मसालों में। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। याद रखना है कि ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को सर्टिफाई करने के लिए एक और स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, जिसका नाम क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम बोला जाता है जिसको। इट इज आल्सो फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो इसमें क्या है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नहीं होता है। देयर इज नो नीड फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। जो लोकल ग्रुप है जो मैन्युफैक्चर करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टिफिकेशन के लिए। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। तो ये याद रखना है कि जो पीजीएस स्कीम है, पार्टिसिपेटरी है, गारंटी स्कीम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, जिसमें लोकल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, नो थर्ड पार्टी इज देयर। जबकि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम है। नेक्स्ट इज जैविक भारत लोगो। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एफएसएआई फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये जैविक भारत का लोगो लॉन्च किया गया था। जो प्रोडक्ट होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उस पर ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसमें क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी जो स्कीम है फॉर, उसके लिए क्या है, ये जो प्रोडक्ट होगा उसको एडहेरेंस को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2024। तो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज रैंक्ड 1 इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो भारत में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स पाए जाते हैं, नंबर है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मर का नंबर भारत में सबसे ज्यादा है। इंडिया इज रैंक 9 इन टर्म ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 9वें नंबर पे आते हैं हम इन टर्म ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सिक्किम है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, फुली ऑर्गेनिक स्टेट। नेक्स्ट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? इट इज ग्रोइंग क्रॉप्स इन वाटर विदाउट सोयल। तो हाइड्रोपोनिक्स है जो पानी में सोयल ग्रो की जाती है बिना सोयल के। तो ये देख सकते हो आप, पानी में सोयल ग्रो कर रही है प्लांट में। ठीक है, ऊपर में पानी में क्रॉप ग्रो कर रही है, तो इट इज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन वाटर विदाउट सोयल। ठीक है, फिर इसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलते हैं? इसको न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट के द्वारा इसको कंटिन्यूअसली पंप किया जाता है, फिर इस पानी को रिसाइकल किया जाता है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। तो दिस इज ए क्लोज लूप सिस्टम है, जिसमें से पानी के अंदर ही क्या है, इसको ग्रोप किया जा रहा है क्रॉप को। सोयल लेस फार्मिंग है ये। ठीक है, इसका हाइड्रोपोनिक्स का यूज किया जाता है वर्टिकल फार्मिंग में भी। ठीक,
एरोपोनिक्स क्या होती है? एरोपोनिक्स में हवा में क्या है, आप क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, नो ग्रोइंग मीडियम, देयर इज नो ग्रोइंग मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसमें। जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये रस्सी है, रस्सी से मान लेते हैं, इससे बंधे हुए हैं पौधे ये, ठीक है। तो ये प्लांट की रूट है, प्लांट की रूट पे इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली क्या है, छिड़का जाता है न्यूट्रिएंट्स को, मॉइस्चर को सप्लाई किया जाता है, न्यूट्रिएंट मॉइस्चर विद न्यूट्रिएंट इसको सप्लाई किया जाता है। एंड ये सारा जो सिस्टम है वो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, एआई मॉडल पे काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है सारा, ठीक है। तो पौधों की रूट्स पे ये कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट को सप्लाई किया जाता है। तो पौधों को क्या है, यहाँ पे एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है रूट्स को, तो वो जल्दी क्या है इसमें डेवलप होते हैं, ठीक है। एरोपोनिक्स में पौधे जल्दी डेवलप होते हैं। ये जो सारा सिस्टम है वो काम करता है क्लोज एनवायरनमेंट में। एरोपोनिक्स इज प्रैक्टिस इन क्लोज एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये कम खतरा रहता है इसमें, क्लोज एनवायरनमेंट में होगा टोटली कंट्रोल। तो इसमें क्या है, जो सोयल में क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह लग जाती है, तो इसमें एरोपोनिक्स में वो प्लांट की रूट्स सुरक्षित रहेगी, तो उसको क्या है, ये खतरा नहीं होगा। तो इसमें जो है प्रोडक्ट जल्दी ग्रो हो जाएगा, परंतु इसका डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हाई कॉस्ट होगी, और ये जो है टेक्नोलॉजी है वो सबको समझ नहीं आएगी। तो इसमें 6-7 करोड़ रुपए लग जाते हैं 1 हेक्टर की जमीन पे ही इसका जो पूरा सिस्टम बनाए, तो ठीक है। एंड ये बहुत रिच लोगों के लिए है। तो परंतु इसमें क्या है, फायदा ये है कि ये सोयल जल्दी ग्रो करेगी एंड यील्ड भी ज्यादा होगी, और न्यूट्रिएंट कम लगेंगे, वाटर क्या है कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वापोनिक्स। तो एक्वापोनिक्स में क्या होती है, एक्वा क्या होता है, पानी, पानी में जो हाइड्रोपोनिक्स प्लस एक्वाकल्चर। तो इसमें क्या है, एक्वापोनिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्वाकल्चर में क्या है, हम फिश या फिर फिश है, प्रॉन है, वो सब रेज करते हैं। तो इसके जो फिश प्रॉन वगैरह है, तो इसका जो फेकल मैटर होगा उसको यूज किया जाएगा पौधों को खाद देने में, ठीक है। उसमें हम बाहर से न्यूट्रिएंट दे रहे थे, इसमें क्या है, ये जो फिश है तो उनका जो फिकस होगा, तो फिश प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस करती है, फिश प्रोड्यूसेस द अमोनिया रिच वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। दिस वेस्ट विल बी सप्लाइड टू दिस प्लांट, ठीक है, फिर उसको वापस रिसाइकल कर लिया जाएगा। तो ग्रोइंग मीडियम में इसको ये आप देख सकते हो। एंड तो ये फिर पौधे हैं वो अमोनिया रिच एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे। जिस बैक्टीरिया होता है इसमें, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया को तोड़ देता है नाइट्राइट में, ठीक है, नाइट्रेट्स में तोड़ देता है, और वो नाइट्रेट्स है वो यूज किए जाते हैं प्लांट के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट इज वर्टिकल फार्मिंग। तो वर्टिकल फार्मिंग इज ग्रोइंग द क्रॉप इन वर्टिकल स्टैक लेयर में इसको ग्रो किया जाता है। जनरली ये क्लोज एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स वाले सिस्टम है, उनको वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं हम। उसके अलावा एक्वापोनिक्स को भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये क्या है, सेट ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। इट इज ये क्या है, सबसे कम मिनिमाइज करती है डिस्ट्रप्शन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर को सबसे कम इसमें क्या है, डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है। कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, उसको क्या है कम किया जाता है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। परमानेंट सॉइल कवर, तो इसमें जो परमानेंट सॉइल कवर है यानी कि जो मल्चिंग है वो इसमें होती है, ठीक है। तो परमानेंट सॉइल कवर होगा सॉइल के ऊपर, ठीक है। दूसरा है मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, यानी कि जीरो टिलेज भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, या फिर मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, नो टिलिंग, तो इसमें टिलिंग नहीं की जाती है, ठीक है। एंड थर्ड इज क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप को रोटेट किया जाता है साइकिल में, ठीक है, हर सीजन के बाद क्रॉप को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के याद रखने हैं, परमानेंट सॉइल कवर, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर एग्रीकल्चर। व्हाट इज सेल्यूलर एग्रीकल्चर, इट इज प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मिल्क हो गया है, मीट हो गया है, उसको एनिमल से डायरेक्टली नहीं लेके हम क्या है उसको क्या है सेल कल्चर के द्वारा लैब में ग्रो कर रहे हैं। तो सेल्यूलर एग्रीकल्चर इज प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्यूलर सेल कल्चर रेदर देन डायरेक्टली ऑब्टेनिंग फ्रॉम दी एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मिल्क होगा, फॉर एग्जांपल कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस हम देखें तो उसमें क्या होता है, मिल्क का डीएनए लिया जाएगा, तो उसको क्या है फिर माइक्रोप्लाज्म या फिर यीस्ट के साथ इसको कंबाइन किया जाएगा, फिर फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के बाद आपको क्या है प्रोटीन मिलेगा। तो सेल क्या है, लेब में आप प्रोटीन ग्रो कर रहे हो, जो व्हीट वाला जो मिल्क वाला है, मिल्क का प्रोटीन है वो आप लेब में ही ग्रो कर रहे हो। उसके अलावा जो मिल्क कल्चर्ड मीट है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहां से क्या है,
जो एनिमल है उसका थोड़ा सा आप डीएनए लोगे, ठीक है, तो उसको फिर स्टेम सेल के द्वारा, उससे क्या है, एनिमल के स्टेम सेल लोगे, स्टेम सेल को क्या है फिर इसमें लैब में ग्रो करोगे, कल्चर करोगे, फिर कल्चर करोगे तो आपको क्या है, ये आपको मीट मिल जाएगा बहुत सारा, फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, शो किया हुआ है कि ये निकाला हुआ है इसमें यीस्ट वाला, यीस्ट और इसका फर्मेंटेशन का एग्जांपल है ये मिल्क का। ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, मीट है, लेदर है, फर है, वूल है, ये सारा जो प्रोडक्ट है वो इससे सेलुलर प्रोडक्ट से बनाए जा सकते हैं, सेलुलर प्रोसेस के द्वारा, सेलुलर एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट इज मिलेट। तो 2023 इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, डिक्लेयर किया गया था। इंडिया प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ द वर्ल्ड मिलेट, दुनिया की 20% मिलेट है हम प्रोड्यूस करते हैं। मेजर मिलेट कौन कौन सी ग्रो की जाती है इंडिया में, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन है वो मेजर मिलेट है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। एंड इंडियाज मिलेट मैप देखोगे तो ज्वार है, ज्वार इज ग्रोन इन मेनली इन दी महाराष्ट्र, ज्वार कहां है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, तमिलनाडु में ग्रो की जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में ज्वार ग्रो की जाती है मेनली। जबकि बाजरा है वो राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, गुजरात है, वहां पे बाजरा ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ज्वार का लगभग 4.24 मिलियन हेक्टेयर एरिया हर साल इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है और 4.78 मिलियन टन यानी कि 5 मिलियन टन के करीब उसका प्रोडक्शन होता है और 4 मिलियन हेक्टेयर है वो ज्वार का एरिया है। जबकि बाजरा का एरिया है वो ज्वार का लगभग डबल है, 7.7 लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर। तो बाजरा का एरिया सबसे ज्यादा है इसमें, ज्वार का बाजरा का एरिया भी क्या है, ज्वार से ज्यादा है, ठीक है। जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, बाजरा का ज्यादा है, ठीक है। तो 10 मिलियन टन के करीब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बाजरा का। एंड दीज मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ने इनको क्या बोला था, सीरियन बोला था, सीरियन, ठीक है, मोटा अनाज। ये 130 कंट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मिलेट कौन कौन से हमारे देश में जो पाई जाती है, फॉक्सटेल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, बैनयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, पर्ल मिलेट, पोर्सो मिलेट, सोरगम मिलेट। नेक्स्ट इज महरिषि या फिर महारिषि या फिर महरिषि, इसकी फुल फॉर्म है मिलेट एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो मिलेट और अदर दूसरी जो एंशिएंट ग्रेन है उसमें क्या है, रिसर्च को प्रमोट करना है, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द G20 में जो 2023 में इंडिया में बैठक हुई थी तब इसको लॉन्च किया गया था। इसका सचिवालय या फिर सेक्रेटरीट है वो कहां पे लोकेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड होगा महर्षि का। तो ये याद रखना है, ये इंस्टीट्यूट कहां पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च इज लोकेटेड इन हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो नेशनल, वो भी कहां पे लोकेटेड है, NRC हैदराबाद में है। नेक्स्ट इज सोयल हेल्थ कार्ड। तो सोयल हेल्थ कार्ड इज ए प्रिंटेड रिपोर्ट दैट कंटेन द स्टेटस ऑफ द सोयल विद रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर। तो जो 12 पैरामीटर का स्टेटस बताती है, ये इसमें क्या है, सोयल हेल्थ कार्ड में सोयल की लैब में टेस्टिंग होती है, उसके द्वारा बाद में क्या है एक रिपोर्ट बनती है। तो उसमें बताते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना है। तो इसमें 12 न्यूट्रिएंट पे रिपोर्ट देती है, तो 12 पैरामीटर पे रिपोर्ट आती है। तो उसमें कुछ एक मैक्रो न्यूट्रिएंट कंसिडर किए जाते हैं, एनपीके का लेवल बताती है, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है। तीन तो ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट, एनपीके, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, सल्फर है। चौथा हो गया, पांचवा क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। तो इसमें क्या है, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट है एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर है। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से है इसमें टेस्ट किए जाते हैं, वो है आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक। इनको क्या है याद रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सोइल में कौन कौन से पाए जाते हैं, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, ठीक है, 5। ये इनको पांचों को क्या है इंक्लूड किया गया है सोइल हेल्थ कार्ड में, इसकी टेस्टिंग होती है सोइल में। एंड इसके अलावा 3 फिजिकल पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, पीएच की टेस्टिंग होती है सोइल की, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की टेस्टिंग होती है इसी की, और ऑर्गेनिक कंटेंट है सोइल में कितना है उसकी, ऑर्गेनिक कार्बन है या फिर कंटेंट है उसकी जो सोइल टेस्टिंग होती है। तो कौन कौन से 3 फिजिकल हो गए, पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस एंड ओसीज ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। तो 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12, ठीक है। तो याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज सोयल। तो इसमें 3 सोयल का टाइप बताया हुआ है। पोडजोल्स हैं वो पाई जाती है कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन में पाई जाती है। कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में
पोर्जल सॉइल देखने को मिलती है। दे आर रिच इन दी सिलिका एंड लाइम में ये रिच होती है, सिलिका एंड लाइम में रिच होती है। और इसमें क्या है, आयरन और एल्यूमिनियम के नीचे की तरफ लीचिंग हो जाती है। और लेटोजोल में क्या होता है, लेटोजोल सॉइल है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाती है। ठीक है, तो लेटोजोल उसकी क्या है, लात का है, उसकी किसी की लात है वो बहुत हॉट है। ठीक है, तो याद कर सकते हो उसको, लातें बहुत हॉट है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में लेटोजोल पाई जाती है। और इसमें ऊपर जो सोयल वाली लेयर है उसमें क्या मिलते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। और इसमें क्या है, सिलिका और लाइम की लीचिंग हो जाती है। तो इसमें क्या है, आयरन एंड एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलेगा। लेटोजोल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, जबकि पोर्जोल है वो सिलिका और लाइम में रिच होती है। कोल्ड एंड ह्यूमिड में ये मिलेगी और हॉट एंड ह्यूमिड में ये मिलती है। ठीक है, और ग्लेइसोल है वो कहां पाई जाती है, दीज आर फाउंड इन दी वाटरलॉग पीटी सोइल में ये देखने को मिलती है ग्लेइसोल। जैसे कि आप देख सकते हो वेटलैंड वगैरह है, तो दलदल वाला जो मार्सी इलाके हैं वहां पे क्या है, ग्लेइसोल देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज GIAHS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लोबल दृष्टि से या फिर ह्यूमन के लिए। तो व्हाट इज इसका आपको क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको में इंक्लूड होने का क्राइटेरिया क्या है वो आप मेरे को बताओगे, उसको आपको सर्च करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें क्या है, हर देश से कुछ कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इंडिया से 3 एग्रीकल्चर सिस्टम इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम होती है। जो सी लेवल है उससे नीचे क्या है, जो है फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है कुट्टानाड में, केरल में, तो वहां पे इसको इंक्लूड किया गया है। कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा एंड पेम्पोरे सेफ्रॉन हेरिटेज है कश्मीर का, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये 2 इसमें पुराने हैं और ये नया ऐड हुआ है, पेम्पोरे सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। तो ये याद होनी चाहिए, तीनों इसमें पार्ट हैं, कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग ऑफ केरला, कोरापुट उड़ीसा, देन पेम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये तीनों इसके पार्ट हैं। इसका क्राइटेरिया आप ढूंढोगे। नेक्स्ट इज वर्चुअल वाटर। तो वर्चुअल वाटर इट इज द वाटर कंज्यूम्ड फॉर, जो virtual water is the water consumed for production of agriculture and non agriculture commodities throughout the life cycle. For example, हम एक शुगर कैन क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जितना पानी खर्च होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल वाटर बोलते हैं। तो उसको हम यदि शुगर को एक्सपोर्ट कर दे तो हम क्या है, इसको कैलकुलेट किया गया था एक बार इकोनॉमिक सर्वे में, तो हम क्या है, नेट वाटर एक्सपोर्टर कंट्री है, नेट वाटर एक्सपोर्टर है वर्चुअल वाटर में। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो ये इकोनॉमी वाला पोर्शन है, शुरू हो जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो गवर्नमेंट है वो यूरिया सब्सिडी देती है। तो यूरिया सब्सिडी फिक्स्ड प्राइस पे दी जाती है। तो फिक्स्ड प्राइस पे है, यूरिया इज सोल्ड एट स्टैट्यूटरी नोटिफाइड प्राइस पे बेची जाती है मार्केट में, एंड इट इज नॉट गवर्न बाय, तो यूरिया है वो एनबीएस के अंडर नहीं आती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर यूरिया नहीं आती है। और नॉन यूरिया सब्सिडी है वो फिक्स सब्सिडी दी जाती है। उसमें नॉन यूरिया सब्सिडी है जो दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनके आधार पर दी जाती है, मैक्रो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट उन पे दी जाती है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरर आर अलाउड टू फिक्स द एमआरपी। तो ये है, इसको डी रेगुलेट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा नॉन यूरिया सब्सिडी को, एंड ये मार्केट रेट पे बेचा जाता है इसको। ठीक है, जबकि यूरिया को क्या है, किसानों को फिक्स रेट पे दी जाती है। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया भी है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नीम कोटेड यूरिया पढ़ना है, उसके अलावा नैनो यूरिया पढ़ना है, उसके अलावा यूरिया गोल्ड पढ़ना है। यूरिया गोल्ड इज रिलेटेड विद सल्फर से रिलेटेड है। तो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया के अंदर फिक्स सब्सिडी दी जाती है। यूरिया का फिक्स्ड प्राइस होता है, प्राइस फिक्स होता है मार्केट में, जबकि इसका जो प्राइस है मार्केट में फिक्स नहीं होता है, नॉन यूरिया वाली है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी है। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में स्कीम में क्या होता है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनके पर केजी अमाउंट जितना कंज्यूम होता है उसी आधार पे क्या है, सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट इज पल्सेस। तो पल्सेस है वो उसको ग्रो की जाती है, रबी एंड खरीफ दोनों सीजन में ग्रो की जाती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, ग्राम मोस्ट डोमिनेट प्लस है जो ग्रो की जाती है, 40% इसका शेयर है। तो कहां कहां ग्राम कल्टीवेशन होता है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक में ग्राम का कल्टीवेशन होता है। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, हमसे सबसे ज्यादा क्या है, बोते भी हैं, खाते भी हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पल्सेस। तो लगभग 27 मिलियन टन के करीब हम क्या है, पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 27 मिलियन टन, एंड उसका 10% क्या है, हम इंपोर्ट भी करते हैं, उसका लगभग 10% क्या है, हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं। तो लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं हम। कनाडा है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो याद रखना है कनाडा इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द पल्सेस। नेक्स्ट इज कॉटन। तो कॉटन इज व्हाइट गोल्ड। कॉटन, इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सेकंड लार्जेस्ट हम क्या है, कंज्यूमर भी हैं, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन के। यूएस लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का, तो यूएस इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का। ठीक है, और वेट का कौन है,
वीट का हु इज द वीट प्रोडक्शन, इसका आपको तीनों स्टेटस बताने हैं। प्रोडक्शन कौन सबसे ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कौन करता है वीट का सबसे ज्यादा, तो यूएस इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ कॉटन। नेक्स्ट इज पाम ऑयल, तो पाम ऑयल इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल, हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, तो इंडोनेशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का। तो नेशनल मिशन ऑन पायल, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम मिशन भी लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, दो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज फिशरीज, तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हु इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन है फिर, लार्जेस्ट कौन सा है, तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो भारत में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी मरीन फिश प्रोडक्शन से, ठीक है। लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है भारत में, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है इंडिया में इनलैंड फिश प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मरीन, एंड ये इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट इज विंड्स पोर्टल, तो गवर्नमेंट के द्वारा इस विंड्स पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इट इज टू सेंट्रलाइज एंड मैनेज द हाइपर लोकल वेदर डेटा, तो जो लोकल लेवल पे वेदर डाटा है उसको मैनेज करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। टू एनहांस द रिस्क असेसमेंट डिसीजन मेकिंग, इसका जो डेटा आएगा वेदर डेटा उसको बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाएगा। एंड सपोर्ट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक क्रॉप इंश्योरेंस, किसानों को एग्रीकल्चर एडवाइजरी देने के लिए, ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन के लिए इसमें जो डाटा होगा वो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज यूपीएजी पोर्टल, तो यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक है वो इस पे कलेक्ट किए जाएंगे। इट इज टू स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस द डाटा मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। अभी हम करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड पोर्शन। ज्योग्राफी, लेट अस स्टार्ट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की इसमें कंडीशन दी हुई है, तो व्हाट आर दी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये बताया हुआ है, तो ये याद रखनी है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री, इक्वेटर के ये 5 डिग्री है वो उसके 5 डिग्री के आसपास नहीं बनते हैं, ठीक है। तो दे नीड ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या है, कोरियोलिस फोर्स जरूरी होता है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन 5 से 20 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री, ये क्या है 5 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये बनते हैं, ठीक है। एंड साउथ में देखो तो इसके अलावा भी क्या है 5 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ तक ये बनते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है ये फॉर्मेशन होता है, इक्वेटर के आसपास ये देखने को नहीं मिलते हैं। कोरियोलिस फोर्स ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। एंड इनके लिए सी सरफेस टेम्परेचर कितना आइडियल होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसके हाई, प्रेजेंस ऑफ लो प्रेशर होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़े वेरिएशन होने चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे ला नीना, एल नीना और एल निनो मोडाकी के बारे में। तो नॉर्मल ईयर इज आल्सो कॉल्ड एज ला नीना बोला जाता है नॉर्मल ईयर में। इसमें एक ही चीज याद रखनी है इन दोनों में कि नॉर्मल ईयर और ला नीना में क्या है, वेस्टर्न, इसमें जो सारा टेम्परेचर चेंज है ये हम पढ़ेंगे वो रिलेटेड है पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, ठीक है, पैसिफिक से रिलेटेड है। और जो है नॉर्मल और ला नीना ईयर में एक ही चीज याद रखनी है कि वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक है वो वार्म होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल और ला नीना ईयर में वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक है वो वार्म होती है, ये एक ही कंडीशन याद रखनी है। और ईस्टर्न क्या है फिर, वेस्टर्न वार्म हो गया, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक जब नॉर्मल या फिर ला नीना में वार्म है तो इसका उल्टा क्या है आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक क्या होगा, कूल होगा, ठीक है। ला नीना में ये कंडीशन है वेस्टर्न वार्म, वेस्टर्न इज वार्म, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक। तो ट्रॉपिकल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जबकि एल नीनो में क्या है, वेस्टर्न ट्रॉपिक, इसका उल्टा हो जाएगा ला नीना का, तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक है वो कूल हो गया, ठीक है, यहां पे कूल है। और इसका उल्टा क्या है, ईस्टर्न में होगा, फिर वेस्टर्न का उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक याद है तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो, ठीक। जबकि एल नीनो मोडाकी में क्या होता है, एल नीनो मोडाकी में वेस्टर्न का जो पैसिफिक है, ये पैसिफिक ओशियन है, इसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या है, वार्म है। मोडाकी में ये जो पार्ट है, मिडिल पार्ट है वो वार्म है, जबकि दोनों साइड क्या है, ईस्ट वेस्टर्न पार्ट भी क्या है, कूल है, और ईस्टर्न पार्ट भी क्या है, पैसिफिक का वो कूल है। तो मोडाकी, मोडाकी से मतलब मिड
मोडाकी मतलब मिड, तो मिड क्या है, इसमें वार्म है, ठीक है, बाकी दोनों आसपास क्या है, कूल है। तो होप कि ये आपको याद हो गया होगा, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक वार्म है एंड ईस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक इसमें कूल होता है। तो ये कंडीशन आपको याद होगी, एक ही कंडीशन याद है तो आप इसको तीनों ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। तो नॉर्मल और लालिना ईयर में क्या है, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक वार्म होता है, इसमें हमने अभी देखा है। तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ये है, ये वाला जो रीजन है ये वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक है, ये जो लाल लाल दिखाया हुआ है ये वार्म है, तो ये वार्म है, ठीक है। और ये जो रीजन है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, ये रीजन क्या है, कूल है, ठीक। नॉर्मल पीरियड में क्या होता है, ट्रेड विंड इधर से इधर फ्लो करती है, ठीक है। नॉर्मली क्या है, ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। अर्थ क्या है, रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ट्रेड विंड है वो ऐसे फ्लो करती है। एल नीनो में क्या हो जाएगा, एल नीनो में वेस्टर्न पैसिफिक है वो कूल है, तो वेस्टर्न पैसिफिक इज कूल, ये वाला जो रीजन है वो कूल हो जाएगा, वेस्टर्न पैसिफिक कूल हो जाएगा। इसका उल्टा आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक। जब ये जो रीजन है ये कूल रीजन होगा, वेस्टर्न एल नीनो में ये कूल होगा, तो यहां पे क्या होगी, ड्राउट कंडीशन होगी। तो ड्राउट कंडीशन होगी तो यहां पे क्या है, हाई कूल होगा तो क्या है, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर वाला रीजन क्या होता है, ड्राउट है, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, वार्मिंग होगी। जनरली क्या होता है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, इधर से इधर क्या है, ट्रेड विंड होती है। देखो नॉर्मल में क्या है, इधर से इधर ट्रेड विंड आती है, तो यहां पे क्या है, यहां पे इस वाले रीजन में जो है वो क्या होता है, अपवेलिंग होती है, पानी इधर से इधर आएगा, तो क्या है, पानी इधर से इधर आ रहा है, तो इधर वाले रीजन में क्या है, अपवेलिंग होगी, और पानी क्या है, यहां पे कलेक्ट होगा, वेस्टर्न पैसिफिक में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि लालिना में इंडिया में बारिश होती है, यूएसए में क्या है, ड्राउट पड़ेगा। ये यहां पे इधर वाले रीजन में बारिश होगी और इधर वाले में क्या है, ड्राउट पड़ेगा। और एल नीनो में इसका उल्टा होता है, ठीक है। एल नीनो में हम देख चुके हैं कि ये मिड वाला रीजन है वो वार्म होता है, ठीक है। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जिससे आपको होपफुली समझ आ जाएगा, ठीक है। Warmer or colder than average ocean temperatures in one part of the world can influence weather around the globe. Boggles the mind, right? Here's how it works. During normal conditions, trade winds, which blow from east to west, push Wind. Warmer or colder than average ocean temperatures in one part of the world can influence weather around the globe. Boggles the mind, right? Here's how it works. During normal conditions, trade winds, which blow from east to west, push warm surface waters towards Asia. ये देख रहे हो कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, ट्रॉपिकल जो ट्रेड विंड्स है वो वेस्ट टू ईस्ट आती है, ठीक है। Piling it up in the western Pacific. In some years, though, the trade winds weaken. The warm surface water moves eastward and reduces upwelling of cold water off the coast of South America. Climatologists call this El Niño. Its climate impacts show up mostly in the wintertime over North America. The warmer ocean fuels an intensification and southward shift of the jet stream. This brings flooding to the southern United States and warmer, drier conditions over parts of the Pacific Northwest, northern US, and Canada. But eventually, those trade winds pick up again and sometimes become even stronger than normal. When that happens, they blow the warm water back into the western Pacific and restart the upwelling of cool water towards the surface in the eastern Pacific. These strong trade winds are a signature of what is called La Niña, unusually cold conditions in the tropical Pacific that displace the jet stream northward. La Niña can lead to drought in the southern U.S. and cooler temperatures, heavy rains, and flooding in the Pacific Northwest. El Niño and La Niña together. तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, एल नीनो, ला नीनो। नेक्स्ट इज पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन। तो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन और पीडीओ इज ए लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न होता है जो इफेक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ पैसिफिक ओशन, और टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा तो उसके अराउंड वेदर को भी इंपैक्ट करेगा।
फिर लॉन्ग टर्म में क्या है, ये क्लाइमेट को भी इंपेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है 20 to 30 ईयर साइकिल में चलता है, ठीक है। तो इसके दो फेज होते हैं, वार्म फेज एंड कूल फेज, ठीक है। तो पीडीओ के बारे में हम देखते हैं, तो इसके दो फेज है, एक वार्म फेज है एंड कूल फेज। तो वार्म फेज में क्या होता है, जो वेस्टर्न जो फेज है इक्वेटोरियल पैसिफिक का, तो वार्म में वो क्या है, कूल हो जाता है, तो दैट इज कूलर, ठीक है। तो ये जो वाला रीजन है ये कूलर है। वेस्टर्न जो हमने अभी देखा है वेस्टर्न, ये हमने कैसी कंडीशन पढ़ी थी, लालिना में पढ़ा था कि लालिना में नहीं एलिनो में पढ़ा था, एलिनो में की ये जो रीजन है वो कूल हो जाता है, ठीक है। तो ये लालिना का उल्टा है, तो ये याद रखना है कि ये लालिना वाला उल्टा है, ठीक है। तो यहां पे ये कूलर रीजन होगा, और जबकि ये वाला जो रीजन है इसका, ये वाला वार्म रीजन होगा इसमें, वार्म फेस में। तो पॉजिटिव और वार्म फेस में जो वार्मन ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक, कूलर नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या है इसमें कूलर है ये, एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउदर्न पैसिफिक, जो साउदर्न पैसिफिक है वो भी क्या है, कूलर है। तो ये इधर वाला है, ये कूल रीजन है, ये वार्म होगा और ये कूल होगा। नेगेटिव फेस क्या है, नेगेटिव फेस में क्या हो रहा है, दिस इज द वार्मर रीजन, उल्टा हो जाएगा इसका, ये हमने ये ठंडा पड़ा था, तो यहां पे ये क्या है, कूल हो जाएगा, फिर इसका उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट इज MJO, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। दीज आर द लो प्रेशर बैंड मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये भी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ये लो प्रेशर जोन होते हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये लो प्रेशर जोन है वो मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो MJO और जब इंडियन ओशन के ऊपर होगा तब इंडिया में क्या है, गुड रेनफॉल आएगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लो प्रेशर जोन होता है, याद रखना है कि MJO। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन डायपोल। तो इंडियन ओशन डायपोल में क्या है, इसमें भी क्या है, दो फेज होते हैं, इंडियन ओशन और डायपोल। तो इसमें हमें याद रखना है कि ये इंडियन ओशन में होगा, ठीक है। एल नीनो ला नीनो में हमने टेम्परेचर पढ़ा था पैसिफिक ओशन में, जबकि इंडियन ओशन डायपोल में हम जो टेम्परेचर वेरिएशन देखने जा रहे हैं, कंडीशन देखने जा रहे हैं, वो है इंडियन ओशन से रिलेटेड है। तो इसमें भी क्या है, वेस्टर्न रीजन है वो पॉजिटिव फेस में क्या है, वार्म होगा। तो पॉजिटिव फेस गुड रेनफॉल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें क्या है, जो वेस्टर्न इंडियन पैसिफिक है दैट इज वार्म है, और पॉजिटिव फेस होगा इंडियन ओशन डायपोल का, तब क्या है, इंडिया पे गुड रेनफॉल होगी। नेगेटिव फेस में इंडिया पे कम रेनफॉल होगी, ठीक है। तो इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव फेस हम देखें तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इंडियन ओशन का, अफ्रीकन के कोस्ट वाला, अफ्रीका की जो वेस्ट कोस्ट है, तो वो वार्म होगा पॉजिटिव फेस में, जबकि नेगेटिव फेस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तब नेगेटिव फेस में होगा तब इंडिया में रेनफॉल कम होगी। नेक्स्ट इज AMOC, अटलांटिक मेरीडोनल आउटरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। तो इट इज ए क्या होते हैं, दीज आर दी थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होते हैं, तो थर्मोहेलाइन यानी कि ये प्रोड्यूस होते हैं विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी है ओशन की, उसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो इफेक्ट देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये जो है सरफेस वाटर फिनोमेना नहीं होती है, ये डीप वाटर फिनोमेना होता है। तो AMC इज ए लार्ज स्केल ओशन currents. These are the large system of the large scale ocean currents driven by the difference in the temperature and salinity के differences के द्वारा ये driven होते हैं। उसके अलावा उसमें कोरियोलिसिस फोर्स का भी योगदान होता है, और मेरीडोनल हीट एक्सचेंज का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अर्थ को जो है होमोस्टेसिस उसको बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं। ये जो ये चले ये अर्थ में हमेशा चले रहते हैं, ठीक है, ओशन में देखने को मिलते हैं, परंतु अभी क्या है, ये स्लो डाउन हो गया है, इसका जो मूवमेंट है ये देख सकते हो आप, जो ओशन करंट है ये इसमें दिखाया हुआ है, वो कहां से जाते हैं। तो ओशन करंट ये जो वार्म वाटर है वो यहां से जा रहा है इसे, तो जब वो पोल की तरफ जाएगा तो वो कूल होने शुरू हो जाएगा। जब आइस बनना शुरू हो जाएगी पोलर रीजन में, तो आइस के कारण आइस एक्सक्लूजन होगा, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे जो है वाटर है वो सिंक हो जाएगा, वाटर सिंक हो जाएगा, तो फिर क्या है, कोल्ड करंट बननी स्टार्ट होगी, तो फिर वो कोल्ड करंट यहां से ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट आपको दिखाई दे रही है। ये आप गल्फ स्ट्रीम में, ये जो वार्म वाटर है वो गल्फ स्ट्रीम वगैरह है, ये सारी इसमें क्या है, ओशन करंट आपको अच्छे से देखनी है, कौन सी कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हीट ट्रांसफर होता है। तो ये जो इंडियन ओशन है, तो यहां से क्या है, बोरियल में क्या है, इंडियन ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हीट ट्रांसफर होगा इधर। तो हीट ट्रांसफर इज फ्रॉम इंडियन ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के दौरान होता है 4 महीने में, जून से सितंबर में। इसके कारण क्या है, क्लाइमेट में शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाती है इन मानसून सिस्टम में। तो बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन में
इंडियन ओशन टू पैसिफिक ओशन हीट ट्रांसफर होता है जो इंपैक्ट करता है मानसून को। नेक्स्ट इज एटलांटिफिकेशन। तो एटलांटिफिकेशन ये जो टर्म है वो क्या होती है, तो एटलांटिफिकेशन में अटलांटिक से जो वार्म वाटर है वो मूव करता है आर्कटिक ओशन में। तो आर्कटिक ओशन क्या है, कूल है, वहां पे क्या है, बर्फ जमी हुई है। तो वहां पे क्या है, अटलांटिक से जब गर्म पानी आएगा, वार्म वाटर आएगा, हॉट वाटर आएगा, तब जो अटलांटिक की जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसमें क्या है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सा, ये बेरेंट सी है ना, ये बेरेंट सी, ठीक है। तो बेरेंट सी से यहां से पानी है वो अटलांटिक से यहां से एंटर करेगा आर्कटिक में, आर्कटिक में एंटर करेगा। तो ये जो आर्कटिक ओशन है, जो आर्कटिक है, तो आर्कटिक में क्या है, बर्फ जमी हुई है, बर्फ है। तो ये जो वार्म वाटर आएगा तो उसकी जो बर्फ है वो क्या है, आप देख सकते हो ये वाला जो रीजन है वो मेल्ट हो जाएगी। तो हर साल ये मेल्ट होती जाती है बर्फ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अटलांटिफिकेशन। The process where the warm water from the Atlantic Ocean is being advocated into the Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Atlantic से Arctic में आ रहा है in increasing amount. Next is heat dome. तो heat dome is created when an area of high pressure stays over a period of few days or a week trapping a very तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जेट स्ट्रीम है, तो जेट स्ट्रीम में एक लो प्रेशर जोन होता है और एक हाई प्रेशर जोन होता है। तो हाई प्रेशर जोन में इसमें क्या है, हाई प्रेशर जोन होगा वो एक्ट करेगा लीड की तरह। तो इसके नीचे जो भी क्या है, जो भी हीट होगी नीचे, इसके नीचे जो भी हाई प्रेशर जोन की हीट होगी वो इसमें क्या है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर है जोन है, तो यहां से कोई भी वार्म एयर होगी तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ राइज होगी। तो हॉट एयर होगी नीचे की तरफ, हॉट एयर एक्सपेंड होगी, हॉट एयर एक्सपेंड होगी तो ऊपर की तरफ आएगी। लेकिन वो ऊपर की तरफ आएगी तो क्या है, उसमें क्या है, एक लिड लगी हुई है हाई प्रेशर की, ठीक है। तो वो उसको ऊपर नहीं आने देगी, और ज्यादा ऊपर नहीं आने देगी। तो जिसके कारण क्या है, फिर वापस वो एयर नीचे की तरफ जाएगी। जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगी तो क्या है, फिर वो उसका कंप्रेशन होगा तो उसमें क्या है, पार्टिकल्स का, जिसके कारण क्या है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो और ज्यादा गर्म हो जाएगी तो फिर वो वापस से राइज करेगी, फिर वापस से वो गर्म होती जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ये हीट डोम बन जाता है, ठीक है। तो हीट डोम में हीट वो इसमें ट्रैप हो जाती है। एंड ये तब बनेगा जब ये हाई प्रेशर अवेलेबल होगा। तो हाई प्रेशर है यहाँ पे क्या है, कुछ दिन के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दिस फिनोमेना वाज ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ अमेरिका इन 2021 में ये ऑब्जर्व किया गया था। एंड हाई हीट डोम इज क्रिएटेड व्हेन एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर स्टेज ओवर ए सेम एरिया फॉर डेज और वीक, ठीक है, ट्रैपिंग द वेरी वार्म एयर अंडर इट लाइक ए लिड ऑन दिस पॉट, जैसे कि प्रेशर कुकर में जो गैसेस ट्रैप होती है वैसे। नेक्स्ट इज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो ये अर्थ मूव कर रही है, आप ये जीआईएफ देखो तो ये अर्थ मूव कर रही है, उसके चारों ओर क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ यहाँ से कुछ पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। सन से आने वाले जो प्रोटॉन्स हैं, कॉस्मिक रे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में ट्रैप हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं। इट इज ए जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल that are captured by and held around the planet magnetosphere। तो ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के दौरान जो सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल है उनको ट्रैप कर लिया गया है। तो ये यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो उसके द्वारा इसको ट्रैप कर लिया जाता है अर्थ के चारों ओर। तो वो धरती पे आने से एंटर करते हैं, जैसे जैसे अर्थ घूमते रहते हैं तो उसमें ये पार्टिकल्स हैं। परंतु कभी कभी क्या है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाती है कुछ जगह पे, तो जिसके कारण क्या है, एनोमली आती है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, तो अर्थ है, तो वेन ये इसकी जो है, ये इसके चारों ओर क्या है, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इसमें कैप्चर किए गए हैं, ठीक है। और ये आपको देख सकते हो कि मैग्नेटोस्फीयर है, और मैग्नेटोस्फीयर इंटरेक्ट करता है, सोलर विंड आ रही है तो यहाँ से जो पार्टिकल्स आएंगे वो अर्थ पे पहुंचने नहीं देता है, तो इसके अराउंड क्या है वो घूमते रहते हैं फिर वेन एलन रेडिएशन बेल्ट में। इसके दो पार्ट होते हैं, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ अटलांटिक एनोमली। तो साउथ अटलांटिक एनोमली में अभी हमने क्या देखा था कि कुछ जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है, जिसके कारण क्या है, जो साउथ अटलांटिक एनोमली में ये आपको देखने को मिलती है। तो वीक्स, इट इज ए वीक स्पॉट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में वीक स्पॉट होता है। हियर द वेन एलन रेडिएशन बेल्ट है, इट कम डाउन टू द 200 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, अर्थ के अर्थ से 200 किलोमीटर ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से क्या है वो 200 किलोमीटर के जोन में आपको जो पार्टिकल है वो आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी जहाँ पे ये साउथ अटलांटिक में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इनर रेडिएशन बेल्ट है अर्थ की, एंड दिस इज द आउटर रेडिएशन बेल्ट। तो
यहाँ पे जो साउथ अटलांटिक रीजन है वहां पे क्या है, ये जो मैग्नेटिक रेडिएशन है, मैग्नेटिक बेल्ट, मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इट इज अ डेंट इन द साउथ अटलांटिक एनोमली, इट इज अ डेंट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड नासा इसको मॉनिटर कर रहा है, ये यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। साउथ अटलांटिक एनोमली इज एक्सपेंडिंग वीक स्पॉट इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच अपीयर्स टू बी, ये माना जाता है कि ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे, एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है, और अर्थ में क्या है, इनर कोर है, देयर इज इनर कोर जो सॉलिड है, और आउटर कोर क्या है, थोड़ा विस्कस है। तो उसमें क्या है, मोल्टन क्या है, आयरन है, आयरन है, और दूसरा क्या है, निफे होता है ना, निकल एंड आयरन, निफे। तो जिसके कारण क्या है, रोटेट हो रही है, तो क्या है वो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। तो आउटर कोर स्पिनिंग ऑफ द लिक्विड आयरन क्रिएट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अफ्रीका में एक अफ्रीकन लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोवेनेंस है। अफ्रीका के जो है, जो क्लाइमेट है उसके कॉन्टिनेंट है, उसमें ये अफ्रीकन लार्ज शियर वेलोसिटी जोन है, जिसके कारण क्या है, ये जो साउथ अटलांटिक एनोमली है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कराकोरम एनोमली। तो एनोमली इज एनीथिंग विच इज डेवियस, इट इज अ डेवियंस फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन इज एनोमली। एंड कराकोरम एनोमली में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये ग्लेशियर्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं हर साल। इसका जो ग्लेशियर है वो यहाँ पे क्या है, जो मेल्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है डिपोजिशन हो रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है। क्या आइदर इट इज स्टेबल और एनोनॉमस ग्रोथ हो रही है यहाँ पे ऑफ द ग्लेशियर इन द सेंट्रल कराकोरम, ठीक है। जबकि जो आसपास वाले हिमालयन रीजन है वहां पे क्या है, ग्लेशियर है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द कराकोरम एनोमली की। और ग्लेशियर क्या है, बाकी के ग्लेशियर क्या है वो पिघल रहे हैं, और ये ग्लेशियर क्या है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे बर्फ जम रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। यहाँ पे क्या है, विंटर और जो मई तक जो आते हैं, तो वहां पे क्या है, विंटर वाले रीजन में यहाँ पे ज्यादा बर्फ जम जाती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द रिट्रीट ऑफ द ग्लेशियर इन द अदर पार्ट रीजन, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है ग्लेशियर का, ठीक है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो इसकी लोकेशन कराकोरम की। नेक्स्ट इज सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। इट इज द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन इवेंट ऑफ द स्पीशीज ड्यूरिंग द होलोसिन एपॉक। तो विद मोर और रिसेंट टाइम क्या है, इसको एंथ्रोपोसीन बोला जाता है, दिस द प्रेजेंट एरा इज एंथ्रोपोसीन, और इट इज इसके कारण क्या है, बहुत सारी स्पीशीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। उसको सिक्स्थ मास एक्सटेंशन का नाम दिया गया है। इससे पहले 5 हो चुके हैं, इसमें स्पीशीज लॉस हो रही है, ठीक है, ड्यू टू द ह्यूमन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। व्हाट इज एविल क्वाड्रेट? एविल क्वाड्रेट क्या होती है, दीज आर द 4 मेजर काज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके 4 मेजर काज हैं जिनको एविल क्वाड्रेट बोला जाता है। क्वाड्रेट मतलब 4 का समूह है, ठीक है। तो हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज एंड सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। तो याद रखने हैं कौन कौन से हैं, ये पता होना चाहिए, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना दैट द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। तो ये एक फिनोमेना है जिसके कारण क्या है, जो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट में इंक्रीज होता है, ये बोलते हैं। तो प्लांट क्या है, वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो CO2 ज्यादा होगी तो क्या है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा ना। तो इंक्रीज CO2 फर्टिलाइजेशन, ये क्या है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस रेट है वो बढ़ रहा है, बायोमास है प्लांट के द्वारा वो बढ़ रहा है, इंक्रीज बायोमास, प्लांट ड्राई वेट वो बढ़ रहा है, ठीक है। जिसके कारण वाटर यूज एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज टॉलरेंस फॉर द लो लाइट लेवल के प्रति क्या है, टॉलरेंस इंक्रीज हो रही है प्लांट की। इंक्रीज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो इसमें क्या है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन इज CO2 के जैसे इंक्रीज हो रही है, तो उसके कारण क्या है, पौधों में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्रेट ग्रीन वॉल। तो ये एक ग्रीन वॉल है जो बनाई जा रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो पेन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 8000 किलोमीटर के करीब लंबी ये यहाँ पे ये पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंट्री से स्पेन हो रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो इसमें ये पूरे को ये कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से कंट्री से, बहुत सारे 22 कंट्री लगभग इसके पार्ट है। सेनेगल है, मोरिटानिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया, ये यहाँ से पास होगी, ठीक है। एंड तो ये है डेजर्टिफिकेशन, ये जो सहारा डेजर्ट है, ये आप देख सकते हो सहारा डेजर्ट, तो इसके क्या है, साउथ में इसको बनाया जा रहा है, यहाँ से लेके ये
यहाँ पे ये इसको बनाई जा रही है, ये जो वाल है ग्रेट ग्रीन वाल बनाई जा रही है, ठीक है, ताकि जो साउदर्न जो सारा डेजर्ट है वो साउथवर्ड नहीं एक्सपेंड कर सके, ज़्यादा एक्सपेंड ना कर सके, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। एंड इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होगा और बहुत सारे जो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लाइवलीहुड प्रमोशन का भी काम होगा। तो इंडिया में प्रपोज की गई थी अरावली एरिया के अराउंड में, यहाँ पे क्या है ग्रेट ग्रीन वाल बनाने के बारे में बात हुई रही थी। 4 स्टेट से पास होगी, जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड गुजरात से, ठीक है। तो इसको प्रपोज किया गया था 2-3 साल पहले, 1-2 साल पहले, अभी इस पर ज्यादा काम तो शायद नहीं हुआ होगा। तो ये 1400 किलोमीटर ग्रीन वाल प्रपोज की गई थी, अरावली ग्रीन वाल जिसको नाम बोला गया था, दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम दी पोरबंदर टू पानीपत बनाई जाने के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। इट विल एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट फ्रॉम दी वेस्ट, जो है थार डेजर्ट का रोकने के लिए बनाई जा रही थी। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इस पर कोई ये डाटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी इज एनवायरमेंटल फिलोसफी विच प्रमोट्स द इनहेरेंट, ये बोलती है कि सभी जो लाइफ फॉर्म है उनकी अपनी अपनी वैल्यू है कुछ। तो इट इज एनवायरमेंट फिलोसफी विच प्रमोट्स द इनहेरेंट वर्थ ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी ऑफ द ह्यूमन नीड्स। यदि वो हमारे काम की है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु उसके जो जिंदा है, जो लाइफ है, तो वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है अर्थ पे, ठीक है। ओवरऑल वो अर्थ का पार्ट है, ये डीप इकोलॉजी है। धन्यवाद।